नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य की इतनी कोशिशों के बाद भी उसे नेहा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। विक्की ने इतनी चालाकी से नेहा और पीहू को अपने पहरे में रखा था कि आदित्य के आदमियों के हाथों अब एक भी क्लू नहीं लग रहा था। आदित्य इस बात से अब थक चुका था। कई दिनों बाद आज उसका दिल कर रहा था कि वो अपने इकलौते दोस्त सिद्धांत के साथ बैठकर पिए और थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे थे। उन दोनों के पीने की खबर सुनते ही समीरा भी वहां पर पहुंच गई और उसने बड़ी ही शातिर प्लान बनाया। वो चाहती थी कि आदित्य के इस नशे की हालत का यूज करके वो आज रात उसे किसी भी तरीके से अपना बना ले और कल इसी हरकत से बेचारी बनकर फिर वो आदित्य को अपने पास आने के लिए ब्लैकमेल कर सकती थी। पूरा प्लान सोचकर वो आदित्य को बाहर से लेकर उसके ही घर चली गई थी ताकि देखने वाले को यही लगे कि आदित्य उसे घर लेकर आया है। पर घर पहुंचते ही जब मरियम ने दरवाजा खोला तो समीरा ने उनके सामने नशे में होने का नाटक शुरू कर दिया। क्या करूं आंटी, मैं आदित्य को इस हालत में अकेली छोड़ नहीं सकती थी और फिर आदित्य ने भी कहा कि मैं उसे घर तक छोड़ दूं। समीरा ने डगमगाने की एक्टिंग करते हुए कहा। वो अपनी बातों और बॉडी लैंग्वेज से मरियम को भरोसा दिलाना चाहती थी कि वो सच में नशे में है। मरियम उसे ध्यान से बस देखकर सिर हिलाए जा रही थी। वो चाहती थी कि आदित्य खुद कुछ बोले, लेकिन वो नशे में इतना डूबा था कि उसकी आंखें ही बंद थी। इससे पहले कि मरियम और कुछ सोचे और शक करे, समीरा ने झट से कहा, आंटी प्लीज बताइए ना आदित्य का रूम किस तरफ है, मैं इसे अंदर तक छोड़ आती हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो पहले मरियम को हेजिटेशन फील हुई, लेकिन आदित्य को ऐसी हालत में वो समीरा के सहारे खड़े देखना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने हाथ से इशारा किया और अब वो समीरा को ऊपर वाले फ्लोर पर आदित्य का रूम दिखाया। वो राइट हैंड साइड वाला कमरा आदित्य का है, उसने ऊपर देखते हुए कहा। उनकी बात सुनते ही समीरा भी अब उसी दिशा में चलने लग गई। आदित्य को अंदर भेजकर आप जल्दी बाहर आ जाइए, आदित्य को पसंद नहीं है उसके कमरे में कोई भी जाए, मरियम ने समीरा से कहा। वो जानती थी कि अगर आदित्य को पता चल गया कि उसके कमरे में समीरा आई थी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके आंटी, समीरा ने भी जल्दी से सिर हिला दिया। उसे तो आदित्य के कमरे में पहुंचने की बहुत ही जल्दी थी। वहां से सीढ़ियों की तरफ आकर वो आदित्य को पकड़कर अब धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी। मरियम जानती थी कि आदित्य को ज्यादा लोग छुए तो उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए समीरा के साथ वो ऊपर भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं जा रही थी। वो तो चाह रही थी कि आदित्य को पता ही ना चले कि उसे ऊपर कौन लेकर आया, क्योंकि अगर पता चल गया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आदित्य इतना लंबा था कि वो बेहोशी में लगभग पूरी तरह से समीरा पर ही झुका हुआ था, जो मरियम को अच्छा भी नहीं लग रहा था। ऊपर पहुंचकर समीरा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। एक जैसे कमरों को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से आदित्य का कमरा कौन सा है। वो अचानक से भूल गई थी कि मरियम ने किस तरफ इशारा किया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने आदित्य से पूछा, आदित्य तुम्हारा कमरा कौन सा है, मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आई हूँ। लेकिन आदित्य तो पूरी तरह से अब बेहोश था। वो कई बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक तरफ से समीरा को अच्छा भी लग रहा था ये सोचकर कि आदित्य होश में नहीं है, क्योंकि उसकी ऐसी हालत के चलते वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी। उसने और ज्यादा न सोचते हुए सामने ही वाले कमरे में आदित्य को ले जाने की कोशिश की कि तभी अचानक से आदित्य के शरीर में एक हरकत हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पैर अब हिल रहे थे और वो कुछ बोलना चाह रहा था। समीरा ने अपने कान को उसके और भी करीब करते हुए उसे सुनने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसे सुनाई दिया कि आदित्य किसी का नाम ले रहा था। वो नाम सुनते ही समीरा के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस हालत में भी आदित्य उस लड़की का नाम नहीं भूल रहा था। आदित्य अब धीरे धीरे नेहा का ही नाम पुकार रहा था, जिसे सुनकर समीरा का खून खोल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अपने हाथों से आदित्य का मुंह बंद कर दे, लेकिन अपने प्लान को याद करके उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और सामने के कमरे की ओर चलने लग गई। उसे नहीं पता था कि वो जिस रूम में जा रही थी वो नेहा का ही कमरा था। उसे रियलाइज नहीं हुआ कि आदित्य धीरे धीरे अपनी आंखें अब खोल रहा था और जैसे ही वो नेहा के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा उसने पूछा, नेहा तुम कहाँ हो? इतना कहते ही आदित्य ने अपने हाथों से दरवाजे को खोला और उसके अंदर चला गया।
जितनी तेजी से वो आगे की तरफ गया उतनी ही तेजी से उसने अनजाने में समीरा को पीछे धक्का दे दिया था। समीरा ने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो आदित्य उसे पीछे छोड़कर कमरे के अंदर जा चुका था। वो आदित्य को देखते ही उसके पीछे कमरे में अंदर जाने लगी कि उससे पहले ही अब आदित्य ने दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद कर दिया। समीरा ने दरवाजा पीछे की तरफ धकेलकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। उसने दरवाजे पर हाथ मार मार कर उसे खटखटाते हुए कहा, आदित्य ओपन द डोर, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तुमने ज्यादा पी ली है इसलिए मैं तुम्हें संभालने आई हूँ आदित्य। समीरा ने कहते हुए कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन आदित्य ना तो कुछ बोल रहा था और न ही दरवाजा खोल रहा था। समीरा ने आज ठान लिया था कि वो कुछ भी करके आदित्य के कमरे में जाकर रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बने बनाए प्लान पर पानी फिर जाएगा। यही सोचकर वो फिर से खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, मैडम इतना नोक मत करिए, आदित्य बाबा खुद को संभाल सकते हैं। उनकी अल्कोहल टॉलरेंस अच्छी है, अगर थोड़ी ज्यादा हो भी गई तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ही विल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। समीरा ने पलट कर देखा तो यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मरियम की थी। समीरा तुरंत उसे पलटकर जवाब देने वाली थी कि तभी मरियम ने कहा, काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है बाप को भी घर जाकर आराम करना चाहिए। मरियम ने यह बात कहकर बड़े ही पोलाइटली समीरा को उसके घर का रास्ता दिखा दिया था। उसने अपने हाथ का इशारा करके समीरा को सीढ़ियां उतरने की सलाह दे दी थी। समीरा ने इस पल में अपने गुस्से को कैसे संभाला था ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। मन ही मन वो अब मरियम को न जाने क्या क्या सुना चुकी थी, लेकिन अपनी इमेज बचाए रखने के चक्कर में वो जरा भी मिसबिहेव नहीं करना चाहती थी। आंटी मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ कि आदित्य ठीक तो है ना। आपके पास इस रूम की है क्या? समीरा ने पूछा। एक्चुअली उसने कुछ ज्यादा पी ली है, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। आई एम सो वरीड अबाउट हिम, उसने आगे कहा। उसकी बात सुनकर एक बार तो मरियम भी टेंशन में आ गई, लेकिन अब उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, मैडम ऐसा नहीं है कि मैं आपको चाबी नहीं देना चाहती हूँ, मैं खुद भी आदित्य बाबा की चिंता करती हूँ, लेकिन मेरे पास इस कमरे की चाबी नहीं है। सच कहूँ तो ये रूम नेहा मैडम का है, इसकी चाबी उनके अलावा सिर्फ आदित्य बाबा के पास होती है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मरियम ने सच सच बता दिया। नेहा का नाम फिर से सुनकर समीरा की आंखें अब गुस्से से भर गई। अब उसे समझ आया कि इस कमरे को देखते ही आदित्य के मुंह से उसका नाम क्यों निकला था। क्या ये रूम नेहा का है? उसने बड़े ही अग्रेसिव टोन से मरियम से पूछा। उसे एहसास भी नहीं होता था कि नेहा के बारे में सोचते ही उसके हाव भाव अब अपने आप ही बदल जाते थे। उसे तुरंत एहसास हो गया था कि मरियम से बात करते वक्त उसकी टोन सही नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जरा भी लापरवाही किसी के शक का कारण बने। सॉरी आंटी, एक्चुअली आदित्य के साथ मैंने भी थोड़ी सी पी ली थी, प्लीज डोंट माइंड माई टोन। समीरा ने तुरंत अपनी बात पर पर्दा डालने के लिए कहा। मरियम किसी भी बात का इशू नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। आप भी अब थक गई होंगी, आप भी घर जाकर रेस्ट करिए। आदित्य का ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, यू डोंट हैव टू वरी। समीरा जितना आदित्य के पास जाने की कोशिश कर रही थी, मरियम उसे उतनी ही बार बाहर का रास्ता दिखा रही थी। उसे अब ऐसा लगने लगा था जैसे उसका प्लान शायद अब काम नहीं करेगा। उसने अपनी तरफ से रुकने की बहुत ही कोशिश कर ली थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पाई कि मरियम के होते हुए आज ये संभव नहीं था। वो चेहरे से हंस तो रही थी, पर उसका गुस्से के कारण उसकी मुट्ठी अब ऐसे बंद हो गई थी कि उसके नाखूनों का निशान अब उसके हाथों पर पड़ चुका था। उस चुभन का दर्द उसके दिल के दर्द से तो बहुत ही कम था। बार बार उसके कानों में अब बस आदित्य की आवाज में बस नेहा का ही नाम गूंज रहा था। उसने अब एक फेक मुस्कान के साथ मरियम को बाय कहा और वहां से चल दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अच्छा खासा प्लान अब बर्बाद हो गया था। अगली सुबह जब आदित्य की नींद खुली तो उसे अपना सिर भारी सा महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से वो अपना सिर पकड़कर उठकर बैठा। उसे धीरे धीरे धुंधली तस्वीरों में कल जो कुछ भी हुआ वो याद आ रहा था। उसने आंख खोलकर अपने आसपास देखा तो वो अपना ही घर देखकर उसे कुछ सुकून मिला। उसे एहसास हुआ कि वो अपने नहीं बल्कि नेहा के कमरे में था। उस कमरे में आज भी नेहा के होने का एहसास था, जिसे महसूस करके अब आदित्य मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि उसे नेहा की याद आ रही थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स इतनी आगे बढ़ चुकी थी वो ये नहीं जानता था। तभी अचानक से उसे याद आया कि कल रात वो अकेले नहीं था, उसके साथ सिद्धांत भी था। ठीक से तो कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे धुंधली
तस्वीर में ये जरूर याद था कि उसे यहाँ तक समीरा लेकर आई थी। समीरा की शक्ल याद करते ही आदित्य की भौहें अब सिकुड़ गई। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहाने के लिए बाथरूम चला गया। समीरा से जुड़ी किसी भी महक को वो अपने शरीर पर रखना नहीं चाहता था। यहाँ नेहा ने अपने नए ऑफिस में काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया था। बड़ी इंटेंसिव रिसर्च करने के बाद उसने विक्की की एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। कल रात उसने अपने 2 नए एक्टर को लेकर प्रोड्यूसर के साथ एक मीटिंग भी कर ली थी। उन एक्टर्स को 2 नए सक्सेसफुल शो के लिए साइन भी कर लिया गया था। नेहा के काम के बारे में जब विक्की को पता चला तो वो हैरान रह गया। उसने तुरंत नेहा को अपने ऑफिस में बुलाया। आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा था। उसने सोचा नहीं था कि इतने कम समय में नेहा काम को इस रफ्तार से पकड़ लेगी। थोड़ी देर बाद जब नेहा उसके सामने पहुंची तो विक्की खुश दिख रहा था। नेहा ने पूछा, तुमने मुझे बुलाया, कुछ खास काम? विक्की ने आज खास सफेद कलर का सूट पहन रखा था। अपने चेहरे की स्माइल और वेलकमिंग गेस्चर से वो नेहा को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन नेहा का ध्यान तो उसकी तरफ जरा भी नहीं था। ये देखकर विक्की जरा निराश हो गया। लगता है तुम ठीक से सोई नहीं हो, उसने नेहा को देखकर पूछा। एक तरफ विक्की फ्रेश और वेल ड्रेस्ड दिख रहा था तो वहीं दूसरी तरफ नेहा थकी हुई सी लग रही थी। कल रात आदित्य को बार में देखने के बाद उसे ठीक से नींद नहीं आई थी और उसी की वजह से आज उसके डार्क सर्कल्स और भी ज्यादा नजर आ रहे थे। हाँ, कल अचानक से तुमने जो मीटिंग फिक्स कर दी थी, शायद उसके स्ट्रेस के चलते ही वो अब आदित्य को देखने वाली बात विक्की के सामने नहीं मेंशन करना चाहती थी। थोड़े से वर्क प्रेशर में ही ये हाल। हाँ, एनीवेज तुमने सब कुछ बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। आई लाइक पीपल लाइक यू, विक्की ने हंसते हुए कहा। नेहा को उसका ये पोलाइट बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सीधे पूछ लिया, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? विक्की को उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर ही तो पसंद था। उसने मौके की नजाकत को देखकर तुरंत पूछ लिया, मुझे लगता है तुम्हें 2 एक्टर्स को ग्रूम करना चाहिए। ये सुनते ही नेहा चौंक गई। क्या तुम चाहते हो मैं 4 एक्टर्स के साथ एक साथ काम करूं? उसने पूछा। नेहा अच्छे से जानती थी कि ये कितना मुश्किल था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्की ये सब क्यों कर रहा था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम ये कर सकती हो और जितना ज्यादा काम करोगी तुम तो सैलरी भी उतनी ही ज्यादा होगी तुम्हारी, विक्की ने कहा। वो जानता था कि नेहा को इस वक्त किस चीज की जरूरत थी, इसलिए वो अपनी हर हेल्प को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ा रहा था। मुझे पैसों का जरा भी लालच नहीं है। ज्यादा काम करके मैं इतना भी बिजी नहीं हो जाना चाहती कि पीहू के लिए ही मेरे पास वक्त ना रहे, इसलिए मैं इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नेहा ने कहा। विक्की उसे जितना भी जान पाया था उसे उससे यही उम्मीद थी। वो जानता था कि नेहा इतनी आसानी से पैसों के कारण इस ऑफर पर हाँ नहीं करेगी, इसलिए उसने अपनी अगली बाजी भी तैयार रखी थी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये देख लो, विक्की ने इतना कहकर उसके सामने रखे एक फोल्डर को नेहा के पास फेंक दिया। नेहा थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन उसने फिर भी फोल्डर को उठाकर देखा। उसे खोला तो पता चला कि उसके अंदर जो पेपर्स थे उनमें पीहू के नए स्कूल में एडमिशन की डिटेल्स थी। विक्की ने पीहू के लिए एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल्स की डिटेल निकाल ली थी। उस स्कूल में विक्की के अच्छे कनेक्शन थे, जिसके चलते वो पीहू की आइडेंटिटी को छुपाए रखने के लिए रेडी थी। ये क्या है, पीहू का एडमिशन यहाँ करवाएंगे? पर ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, नेहा ने कहा। उसने भी इस स्कूल के बारे में पढ़ा था, लेकिन एक्सपेंसेस देखकर वहाँ एडमिशन के आइडिया को उसने ड्रॉप कर दिया था। हाँ, पर स्कूल भी तो अच्छा है, प्लस यहाँ हमें पीहू की सिक्योरिटी को लेकर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। मेरी इस स्कूल में बात हो गई है, बस हमें अपनी तरफ से प्रोसेस शुरू करना होगा। अब सोचो, मेरे घर में रहने के खर्चे के अलावा तुम्हें स्कूल की फीस को भी मैनेज करना है। अब ऐसी कंडीशन में तुम्हें सैलरी में हाइक की कितनी ज़रूरत है ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो, और हाइक बिना काम के तो मिलती नहीं है, ये भी तुम जानती हो। नाउ यू थिंक अबाउट माई ऑफर, विक्की ने बड़ी ही चालाकी से पूरी भूमिका बनाते हुए नेहा से कहा। उसकी बात सुनकर नेहा भी सोच में पड़ गई। उसे चाहे जो भी कुछ फील करना पड़े, कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े, वो पीहू की पढ़ाई पर अब कोई भी असर नहीं डालना चाहती थी। उसे एहसास था कि उसकी वजह से ऑलरेडी पीहू बहुत ही कुछ सफर कर चुकी है, लेकिन अब और नहीं। ना चाहते हुए ही उसे विक्की की बात अब सही लग रही थी। अगर उसे पीहू की पढ़ाई को अच्छे स्कूल और सेफ इन्वायरमेंट में कराना था तो उसे ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत थी। विक्की के आलीशान महल में रहना भी उसे बहुत ही महंगा पड़ रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए नेहा ने बड़ी ही झिझक के साथ कहा, ठीक है, आई विल थिंक, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। ये सुनते ही विक्की के चेहरे पर अब एक सुकून की मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि उसका तीर सही निशाने पर बैठ गया था
ओके नाइस, मुझे बता देना क्या करना है, विक्की ने कहा। हाँ थैंक्स फॉर पीहू, नेहा ने फाइल बंद करके उसे रखते हुए कहा। वो तो वहां से निकल गई, लेकिन उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि विक्की के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी जो बहुत कुछ कह रही थी। वहां से बाहर निकलने के बाद नेहा ने अब उन 2 एक्टर्स के बारे में पता करना शुरू किया जो उसे अलॉट होने वाले थे। वो जैसे जैसे उनकी प्रोफाइल के बारे में पढ़ रही थी उतना ही रोहन को अब वो मिस कर रही थी। पता नहीं रोहन का काम कैसे चल रहा होगा, कौन होगा अब उसका नया मैनेजर, कहीं फिर से उसे रोबिन तो नहीं मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या रोहन परफॉर्म कर पाएगा? रोबिन तो चाहता ही नहीं है कि रोहन का करियर आगे बढ़े। वो तो उसके बने बनाए कॉन्फिडेंस को भी कुचलने की कोशिश करेगा, लेकिन आई होप रोहन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। इतनी मेहनत के बाद अब वो पुराना वाला रोहन नहीं रहा है। उसने मन ही मन सोचा। नेहा को ना चाहते हुए भी रोहन की चिंता सता रही थी। जिस लगन के साथ उसने काम किया था वो नहीं चाहती थी कि रोहन अपनी पर्सनैलिटी को जरा भी खोए। क्या करूं, एक बार बात करूं क्या उससे? पूछूं कि उसे कौन मेंटोर कर रहा है? नहीं, उससे बात नहीं कर पाऊंगी। न जाने कितने ही सवाल होंगे उसके मन में, उन सब का जवाब देने की कंडीशन नहीं है मेरी। नेहा ने सोचा और बड़ी ही मुश्किल से खुद को रोहन के बारे में सोचने से रोका। उसे डर था कि अगर वो रोहन को कांटेक्ट करेगी तो आदित्य का उसे ढूंढना अब और भी आसान हो जाएगा। यहाँ समीरा अपने असिस्टेंट से कहकर नेहा के बारे में सब कुछ पता करवा रही थी। उसने अपने असिस्टेंट को जो समय सीमा दिया था उससे पहले ही असिस्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर उसके सामने पहुंच गया था। असिस्टेंट को अपने साथ देखकर अब तुरंत समीरा ने पूछा, क्या अपडेट है? क्या पता चला? कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? उसके पूछने से पहले ही अब असिस्टेंट बोलने के लिए तैयार बैठा था। मैडम, जैसे कि आपने कहा था हमारे आदमियों ने नेहा पर पूरी नजर रखी है। ये रही उनकी डिटेल, ये यहाँ पर रह रही है और यहाँ काम कर रही है। असिस्टेंट ने इशारे के थ्रू बताया। समीरा ने उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट लिया और उसे पढ़ने लग गई। जैसे जैसे वो उसे पढ़ रही थी वैसे वैसे वो उसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसके चेहरे पर बड़े दिनों बाद अब खुशी नजर आ रही थी। अनएक्सपेक्टेड खबर जानकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किस्मत भी अब उसके साथ थी। ओह, तो नेहा विकी के अंडर काम कर रही है और तो उसी के घर में रह रही है। मतलब आदित्य के राइवलरी विकी के साथ अनबिलीवेबल, समीरा ने खुद से कहा। मतलब आदित्य नहीं तो विकी सही शेमलेस गर्ल। दिखने में तो इतनी सीधी सी सादी सी लगती है और कैरेक्टर में ऐसी। मुझे नहीं पता था कि इसे सिर्फ लड़कों का सहारा चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, समीरा ने हंसते हुए खुद से कहा। नेहा की कंडीशन ऐसी थी कि उसे जज करना बहुत ही आसान था। लोगों की नजरों में इस वक्त वो दूसरों का सहारा ढूंढ रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो जो भी कर रही थी अपने दम पर अपनी मेहनत से कर रही थी। गुड जॉब। अपने आदमियों से कहो कि नेहा पर नजर बनाए रखें। उनके एक एक मूवमेंट की खबर मुझे होनी चाहिए। गेटिंग इट? समीरा ने अपने असिस्टेंट से खुश होकर कहा। उसके आवाज में पोलाइटनेस देखकर असिस्टेंट ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा, यस मैडम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। इतना कहकर अब असिस्टेंट वहां से निकल गया। लेकिन आज वो समीरा के दिल में एक नई उम्मीद का दिया जला गया था। असिस्टेंट के वहां से जाने के बाद अब उसने अपना फोन उठाया और उसमें आदित्य की फोटो को निहारने लग गई। कल रात उसने चुपके से आदित्य के करीब होते हुए उसकी एक फोटो खींच ली थी। उसे खूबसूरत चेहरे को देखकर उसने अपनी आगे की लाइफ का एक एक हिस्सा अब इमेजिन कर लिया था। वो उसके ख्यालों में इतना गहरा डूब गई थी कि उसे बाकी कुछ भी अब नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसे नेहा के होने का एहसास हुआ। उसके बारे में सोचते ही जैसे उसके ख्यालों पर एक ब्रेक लग गया हो। विक्की और आदित्य एक दूसरे के दुश्मन हैं। जहां तक मैंने सुना है दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। विक्की ने तो कई बार आदित्य को बिजनेस में चीट करने की भी कोशिश की है। ऐसे में अगर आदित्य को पता चल गया कि उसकी सो कॉल्ड वाइफ नेहा उसी के दुश्मन के साथ रह रही है तो उफ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भला। समीरा ने मन ही मन सोचा और अब वो मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे उसे इस परिस्थिति का अपने लिए फायदा नजर आ रहा था। मुझे तो लगा था कि ये लड़की अभी तक शहर छोड़कर चली गई होगी, लेकिन नहीं, ये तो यहीं पर ही है। और अगर ये यहीं रह रही है तो आज नहीं तो कल आदित्य इसे ढूंढ ही लेगा। अगर आदित्य के नेहा तक पहुंचने से पहले नेहा ही आदित्य तक पहुंच जाए तो, और अगर इस तरह से आदित्य को ये पता चला कि नेहा उसके दुश्मन के सहारे यहाँ रह रही है तो उसे कितना गुस्सा आएगा। ओह गॉड, दैट विल बी टू मच फन।
समीरा ने सोचते हुए हंसना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि ये सब सच होगा तो इसका अंजाम कैसा होगा। उसकी शैतानी दिमाग में अब बस एक ही आइडिया आ रहा था कि अगर किसी तरह से उसने आदित्य को ये भरोसा दिला दिया कि नेहा ने उसे छोड़कर उसके दुश्मन विक्की के साथ हाथ मिला लिया है, तो ये जानकर आदित्य के दिल में नेहा के लिए जो कुछ भी होगा वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। समीरा तो बस अब उस पल का इंतजार कर रही थी, यहाँ उसकी ये इमेजिनेशन सच में बदल जाएगी। उसने ये सब सोचते हुए अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। हेलो, मुझे विकी के ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय से मिलना है, बात करो और मेरे साथ उसकी मीटिंग फिक्स करो। इतना कहकर समीरा ने फोन रख दिया। अब बस आने वाले तूफान का इंतजार था। यहाँ अगले दिन नेहा अपने 2 नए आर्टिस्ट से मिलने वाली थी। उसने 10 बजे का समय उन्हें दिया था, लेकिन अभी तक वो ऑफिस पहुंचे ही नहीं थे। नेहा ने अपने कैबिन में बैठकर बड़ी देर तक उनका इंतजार किया। उसे समय से न चलने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं थे। वो अब अपने आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी पंक्चुअलिटी को लेकर बहुत ही पार्टिकुलर रहती थी। इतना वेट करने के बाद उसे समझ आ गया था कि उसे काम कहाँ से शुरू करना था। वो उठकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसने दरवाजे पर एक आदमी को देखा जो लगभग 30 साल का लग रहा था। लंबे कद और भूरे बाल के साथ उसने चश्मा लगा रखा था। आप कौन है? नेहा ने इस अनजान चेहरे को देखते ही पूछ लिया। हेलो नेहा मैम, मेरा नाम प्रशांत है और मैं एक एजेंट हूँ। जो 2 नए एक्टर्स आपको अलॉट हुए हैं उन्हें मैंने ही रेफर किया था इस कंपनी में, उस आदमी ने कहा। ओके, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? नेहा ने सीधे ही पूछ लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक एक अनजान शख्स उसे आकर ये सब क्यों कह रहा था। मैम, उन 2 नए एक्टर्स को मैं ही लेकर आया हूँ, तो उनके बारे में मैं बखूबी जानता हूँ, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ। मुझे पता चला है कि वो आपको अलॉट हो चुके हैं, पर बात ऐसी है कि मैं भी उनके साथ काम करना चाहता हूँ। पर मुझे पता है कि ये सब विक्की सर डिसाइड करते हैं, इसलिए मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करने आया हूँ। अगर आपके साथ मैं भी उन एक्टर्स के साथ काम करूँ तो आपको कोई एतराज तो नहीं? प्रशांत ने कहा। नेहा कुछ देर तक तो इस मसले को समझ ही नहीं पाई, लेकिन प्रशांत के ठीक से समझाने के बाद उसे समझ आया कि प्रशांत को नौकरी की जरूरत थी। वो नेहा को असिस्ट करते हुए उन एक्टर्स के साथ काम करना चाहता था। नेहा ने उसकी मजबूरी समझते हुए उसे खुद की मदद के लिए अब रख लिया था। जिन नए एक्टर्स के साथ नेहा को काम करना था उनके बारे में प्रशांत को अच्छी जानकारी थी। उसे पता था उन्हें किन किन शोज के लिए रिकमेंडेड किया जा सकता था। ये सब सोचकर नेहा भी अब उसकी बात मान लेती है और उसे इस पोजीशन के लिए रख लेती है। आखिरकार विक्की ने उस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नेहा को बैठा रखा था, उसका इतना हक तो था ही। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा, प्रशांत ने सिर झुकाकर नेहा से कहा। वो दिल से इस मदद के लिए नेहा का शुक्रगुजार था। उसके वहां से निकलने के बाद भी न जाने क्यों नेहा को उस पर कॉन्फिडेंस था। उसने एक जुनून देखा था प्रशांत की आंखों में, जो उसे काम को आगे ले जाने में जरूर मदद करने वाला था। और उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही दिन उसे इस फैसले का रिजल्ट भी नजर आ जाएगा। अगले दिन उसके डेस्क पर एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। नेहा ने खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। उस डॉक्यूमेंट में लव स्ट्रेटेजी नाम के एक शो का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके तुरंत बाद उसे प्रशांत का एक मेल आया जिसमें लिखा था, हेलो नेहा मैम, इस नए शो का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको भेजा है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी की थी। एडिटर्स और प्रोड्यूसर्स से मेरी बात हो गई है, आप बस इस पर साइन कर दीजिए। प्रोडक्शन क्रू जाकर मैं आगे की बात कर लूँगा। ये पढ़ते पढ़ते नेहा का तो पूरा चेहरा ही खिल गया। उसने नहीं सोचा था कि काम शुरू करते ही उसके एक्टर्स को इतना बड़ा शो मिल जाएगा। उसने रिकन्फर्म करने के लिए वो डॉक्यूमेंट उठाया तो देखा कि उस पर प्रोड्यूसर्स और एडिटर ने पहले ही साइन किया हुआ था। उसने ज़्यादा ना सोचते हुए उसे कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करके उसे प्रशांत को मेल कर दिया। उसके बाद नेहा ने अपने दूसरे को एक्टर सदर और साक्षी के काम को लेकर प्रोड्यूसर से बात की। उस रात आदित्य के दिख जाने से मीटिंग कुछ खास नहीं थी, इसलिए वो एक बार फिर से उनसे मिलकर बात करना चाहती थी। दिन भर इसी तरह से कामों में उलझे रहने के बाद अब नेहा बहुत ही थक चुकी थी। शाम होते होते उसे सिर्फ अब पीहू के पास जल्दी से जाने का मन करता था। अब तो उसका स्कूल भी फाइनल हो गया था। नेहा को अब लग रहा था कि अब उसे थोड़ा ज्यादा समय पीहू के साथ बिताना चाहिए। उसने घर जाते समय पीहू की फेवरेट चॉकलेट एंड जूस खरीदे। जैसे ही वो घर पहुंची उसे देखकर पीहू ने उसे कसकर गले लगा लिया। बड़ी आप आ गए, मैंने आपको बहुत ही मिस किया, पीहू ने कहा।
ये सुनते ही नेहा ने अपने हाथों से सामान छोड़ा और पीहू को गोद में उठा लिया। बढ़िया हो, मेरे साथ चलो, आपके लिए एक सरप्राइज है, पीहू ने कहा। मेरे लिए सरप्राइज? नेहा ने पूछा। एक सेकंड के लिए तो नेहा डर गई थी। पीहू के खुरापाती दिमाग को वो अच्छी तरह से जानती थी। उसे डर था कि कहीं उसने आदित्य से बात तो नहीं कर ली, या फिर दादी से, या फिर किसी और से, क्योंकि भले ही वो उसके भागने के डिसीजन में साथ थी, पर आखिरकार थी तो वो एक बच्ची ही। उसे नेहा के डिसीजन की सीरियसनेस शायद उतनी ना पता हो। ये सांप के लिए सरप्राइज, अब चलो ना, पीहू ने जिद करते हुए कहा। उसने नेहा की गोद से उतरते ही उसे अंदर वाले कमरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। अरे पर बताओ तो, अब नेहा चलते चलते कहती है, लेकिन पीहू कुछ बताने ही वाले को तैयार नहीं थी। ऊपर अपने कमरे में ले जाने के बाद अब पीहू ने नेहा को सोफे पर बैठा दिया। मैडम अब तो बताइए क्या सरप्राइज है, नेहा ने पूछा। पीहू उसे देखकर हंसे जा रही थी। उसे बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। उसने धीरे से टेबल पर रखे एक बाउल की तरफ इशारा किया। इसे खोलो और देखो, पीहू ने कहा। नेहा कुछ समझ नहीं पाई, इसलिए उसने जल्दी से बाउल का ढक्कन हटाकर उसने देखा। नूडल? उसे देखते ही चौंकते हुए नेहा के मुंह से निकला। यस, मैंने आपके लिए नूडल बनाए, पीहू ने बड़े ही प्यार से कहा। इतनी छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ के लिए पहली बार कुछ बनाया था। नेहा को याद था कि मुंबई में वो कई बार घर आने में लेट हो जाया करती थी। पीहू हमेशा उससे जिद करती थी कि उसे गैस के पास जाना है, लेकिन अकेले रहने के कारण नेहा ने कभी उसे गैस के पास जाने नहीं दिया। वो इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ की इतनी केयर करने लगी थी, पर आज पहली बार पीहू ने सच में कुछ बना दिया। खुश होने से पहले तो नेहा को पीहू की चिंता होने लग गई। उसने ये सब कुछ किया, कैसे किया होगा, कैसे गैस चलाई होगी, कैसे नूडल बॉईल किया होगा, कैसे गरम नूडल को सर्व किया होगा, कहीं वो जली तो नहीं होगी। पीहू कैसे, तुमने कैसे किया, दिखाओ अपना हाथ, कहीं लगी तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की, बड़ी वापिस आकर कुछ बना देती ना। आपको भूख लगी थी क्या? नेहा ने टेंशन में एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू किया। ऊपर से नीचे तक पीहू को ध्यान से देखना शुरू किया कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है। पीहू ने अपनी बड़ी की चिंता देखकर अपना सिर पकड़ लिया। बड़ी रिलैक्स, चिल, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने सब कुछ अकेले थोड़ी किया है। मेरे साथ वहाँ हेल्पर्स खड़े थे, उन्होंने सब कुछ करवाने में मेरी हेल्प की। मैंने तो बस टेबल पर खड़े होकर ये सब कुछ बनाया है। अब आप बातों में ही टाइम वेस्ट कर दोगे या खाकर बताओगे कि भी कैसा बना है, नहीं तो ये और भी ठंडा हो जाएगा, पीहू ने अब जिद करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अब नेहा उसे अब एकटक देखे जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी। ओफो, अब देखना बंद करो और खाकर बताओ कि कैसी बनी है, पीहू ने बाउल को उसके पास खिसकाते हुए कहा। नेहा ने पहला स्पून खाया तो उसकी आंखें ही भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या गिल्टी। एक तरफ उसे पीहू पर प्राउड था और दूसरी तरफ खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगने लगा था कि वो माँ बनने की परीक्षा में जितने नंबर से फेल हो रही थी, पीहू बेटी बनने में उतनी ही आगे बढ़ती जा रही थी। उसने तुरंत पीहू के माथे पर किस किया और मन ही मन उसकी नजर उतार ली। बड़ी, इसमें रोने की क्या बात है, अच्छा नहीं बना है क्या, या फिर मिर्च ज्यादा है, पीहू ने पूछा। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, नेहा ने भारी गले से कहा। वो इस वक्त कुछ ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। उसके लिए शायद ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। हाँ तो जल्दी जल्दी खाओ ना, ठंडा क्यों कर रही हो, पीहू ने कहा। नेहा ने अब एक स्पून उसे खिलाया और एक खुद खाया। नूडल सच में इतने अच्छे बने थे कि नेहा को वाकई में यकीन नहीं हो रहा था। वो इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि उसने किसकी हेल्प की, कैसे सर्वेंट्स के साथ मिलकर ये बनाया। नूडल्स खाने के बाद नेहा और पीहू फ्रेश होकर बेड पर आ गए। रोज की तरह स्टोरी सुनने के बाद पीहू नेहा के हाथों को तकिया बनाकर सो गई। नेहा का दिल आज इतना खुश था उतना ही उदास भी। पीहू ने तो आज उसके लिए किया वो बहुत ही खास था, इतना कि इस पल की याद उसके जहन में जिंदगी भर के लिए छप गई थी। अगली सुबह आदित्य ने अपने ऑफिस एंटरटेनमेंट कंपनी के सबॉर्डिनेट्स की मीटिंग बुलाई। सभी के आने के बाद आदित्य ने सबसे पहले सवाल पूछा, लव स्ट्रेटेजी शो के बारे में क्या अपडेट है, उसका इंचार्ज कौन था? उसकी टोन में गुस्सा और रोब सुनकर सभी लोगों को पसीने छूट गए थे। जिस वक्त आदित्य इतना गुस्सा होता था कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता था। वहां बैठे हुए इंचार्ज ने बड़ी ही हिम्मत करके सामने आते हुए कहा,
सर मैं देख रहा था उस शो को, सारी बातें प्रोड्यूसर के साथ हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने हाथ पीछे खींच लिया। ये सुनते ही आदित्य का गुस्सा और भी तेज हो गया। और तुमने ये होने दिया? क्या सोचा तुमने? तुम आराम से आकर मेरे सामने ये कहोगे और मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। तुम्हें पता भी है इस शो के हाथ से जाने के बाद आर्ट एंटरटेनमेंट का कितना मजाक उड़ रहा है। लोग क्या बातें कर रहे हैं हमारी पीठ पीछे? आदित्य ने गुस्से में एक को देखते हुए पूछा। मयंक भी अब पसीने से लथपथ था। उसे लग रहा था कि शायद आदित्य को इस शो की फिक्र इसलिए सबसे ज्यादा थी क्योंकि इसमें रूहान मलिक एक्ट करने वाला था। कंपनी से निकलने के बाद पहली बार वो कोई शो करने वाला था जिसे आर्ट एंटरटेनमेंट मैनेज करने वाली थी। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि हमारी कंपनी को चीट करने की हिम्मत कौन कर सकता है। रूहान मलिक के बारे में प्रोड्यूसर से मेरी पहले ही फाइनल बात हो चुकी थी, लेकिन अचानक से उन्होंने अनस्पेसिफाइड रीजंस देकर इस शो के लिए मना कर दिया। लोगों की नज़रों में उन्होंने रूहान मलिक की गलती दिखाई है, जो अल्टीमेटली हमारी ही कंपनी की इमेज को हैम्पर करता है। इंचार्ज ने पूरा मसला अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके कहने का क्या मतलब था? आदित्य के साथ वहां मौजूद सभी एम्प्लॉय को नजर आ रहा था किसी ने जानबूझकर रूहान मलिक की जगह किसी और एक्टर को साइन करवाया था। ये सब कुछ समझने के बाद आदित्य ने बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मयंक को देखते हुए कहा, पता करो कौन है इसके पीछे। मयंक ने अपने बॉस का ऑर्डर एक्सेप्ट करते ही अपना सिर हिला दिया। और हाँ, चाहे जो कोई भी हो, इसके पीछे वट एवर द रीजन, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। जस्ट रिमेम्बर दैट, आदित्य ने कहा। इस बात में छुपा मतलब सबको अब समझ आ रहा था। सबको पता था कि ऐसी गलती दोबारा होने पर आदित्य किसी को भी नहीं छोड़ेगा। नेहा ने काम करके आर्ट एंटरटेनमेंट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। आदित्य हरगिज नहीं चाहता था कि किसी भी रीजन की वजह से उसका नाम जरा सा भी खराब हो। सुबह मीटिंग होने के बाद लगभग शाम तक मैं किसी इन्वेस्टिगेशन में जुटा रहा और जैसे जैसे उसे कुछ पता चला वो सीधे आदित्य के कैबिन में आ पहुंचा। सर वी हैव फाउंड समथिंग, मयंक ने बड़ी हड़बड़ाहट में कहा। व्हाट, टेल मी, आदित्य ने पूछा। लव स्ट्रेटेजी शो को हड़पने के पीछे कोई और नहीं बल्कि फन क्लब का ओनर विकी है, मयंक ने बताया। ये सुनते ही आदित्य की तो भौंवें तन गई। वो एक पल के लिए चौंका जरूर था, लेकिन वो कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि सुबह की मीटिंग के बाद वो समझ गया था कि ये काम उसके ही किसी बिजनेस राइवलरी में से एक ने किया है। सर, विकी ने कुछ ही समय पहले एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली है जिसमें उसने नए एक्टर्स को और उनके मैनेजर्स को अच्छी सैलरीज पर हायर किया है। उन्हीं में से किसी ने हमारी स्क्रिप्ट बड़ी चालाकी से छीन ली है, मयंक ने बताया। हमने जब प्रोड्यूसर से बात की तो उसने हमें बताया नहीं, पर मैं श्योर हूँ कि ये सब विक्की का ही किया हुआ है। उसने किसी मकसद से हमारी स्क्रिप्ट को छीनने की कोशिश की है, मयंक ने कहा। आदित्य बड़ी शांति से मयंक की बातें सुनकर समझ रहा था। उसने कुछ देर बाद मयंक से कहा, हाँ करने दो, जो कुछ भी विकी कर रहा है लेट हिम डू दैट। रूहान से कहो कि वो अपनी तरफ से इस शो को मना कर दे। हमें कुछ चंद पैसों की जरूरत नहीं है। अब अगर विकी को मैदान में आना ही है तो आने दो उसे भी तो पता चलना चाहिए उसने किसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है, आदित्य ने कहा। क्या काम के सिलसिले में ही सही आदित्य पहुंच जाएगा नेहा तक? क्या इस शो के जरिए हो जाएगी आदित्य की तलाश पूरी?